Hi friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to engineering services exam conducted by UPSC, and this is related to preliminary paper 1. Friends, let me tell you, जब ये पहली बार पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, Yourpedia was the market leader. Yourpedia still is a market leader for this particular paper. So 2017 से लेके अभी तक till 24 preliminary engineering services paper 1 preliminary paper conduct करवाया जा रहा है. और पेपर 1 इज समथिंग जिसका जो सिलेबस है, स्टूडेंट फियर अ लॉट ऑफ दैट सिलेबस, दो इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल. बीच में यूरोपिडिया ने जब रेलवेज की सीट्स इसमें से माइनस हो गई थी, तो इस मॉड्यूल को 1 या 2 साल के लिए विद होल्ड किया था. बट अगेन दिस मॉड्यूल इज़ नाउ अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स, और ये बहुत अच्छे फॉर्म में अवेलेबल है मॉड्यूल, सारा डिटेल फॉर्म में. अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं प्रिलिमिनरी की, Yourpedia प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर दैट. मेरा ये जो वीडियो है ये 2017 का जो पेपर था प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1, उसमें एक टॉपिक, 10 टॉपिक हैं प्रिलिमिनरी के, उसमें से एक टॉपिक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में जो 13 क्वेश्चंस आए थे, 13 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 वर फ्रॉम एनर्जी एंड एनवायरनमेंट. ये आज का मेरा जो वीडियो लेक्चर है उसी के बारे में है. इसमें मैं आपको क्वेश्चन, उनका आंसर, डिटेल में आंसर प्रोवाइड करूंगा और उसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा. लास्ट के 2 क्वेश्चन मेरी कुलीग प्रियंका वो जो हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगी, और हम 13 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे. अब ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी का सिलेबस है जो मैं आपको बता रहा था. इसमें जो प्रिलिमिनरी पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें 10 टॉपिक हैं. नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट करंट इशूज़, और उसका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जर्नल प्रिंसिपल, डिज़ाइन ड्राइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस है, बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट. ये वाला टॉपिक में से 2017 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे. 2017 वाला पेपर, इसमें बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एथिक्स एंड वैल्यूज़, और बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का ये कंपोनेंट हैं, जो 4 मेन कंपोनेंट है. अब इसमें से कितना कवर करना है, क्या कवर करना है, हमारे पास 2017 से लेके 2024 तक के अब पेपर हैं हमारे पास. सो 2017 टू 2024 हमारे पास 7 साल के पेपर हैं, और ये 7 साल के पेपर से काफ़ी हमें आइडिया लग सकता है कि हमें किस तरीके से सारे सिलेबस को कवर करना है. तो आज मैं 2017 वाला पेपर IES प्रिलिमिनरी पेपर 1 कवर करूंगा फॉर बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आए थे, और यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे अपने टॉपिक्स को कवर करना है. जब हम इसका सोल्यूशन आपको देंगे तो डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे. वी विल बी प्रोवाइडिंग यू डिटेल सोल्यूशन सो दैट you are in position to understand that what topics are to be covered and how they are to be covered. So friends, first question is about Rotterdam Convention. What is this convention related to? Now through this question we understand that in IES environment, energy and environment topic, convention, international conventions and protocol can be asked. There are so many such convention: Bonn Convention, Paris Convention, Berlin Convention, Rotterdam Convention, so many conventions. So from this question we understand that convention can be asked. Now what is Rotterdam Convention, and it deals with what? So the answer for that is Rotterdam Convention deals with, it deals with the hazardous chemicals which are actually traded in international markets. So it deals with basically hazardous chemicals, use of toxic chemicals. So hazardous chemicals, it deals with that. 2 dates आपको याद रखनी है, when the convention is adopted and when it comes into force. These 2 dates you have to remember. When particular convention comes into force and when particular convention is adopted. I give you another example. Indian Constitution, which we came into force on 26 January 1950. Now Indian Constitution was adopted okay. Now Indian Constitution was adopted on 26 January 1949. That means we accepted it.
but it was implemented, it came into force, its articles were enforced on India. That was 26 January 1950. Similarly, now you see any convention like Rotterdam Convention, it was adopted in 1998, but it came in force in 2004. So what you have to do is you have to remember these two dates, when some convention was adopted and when it came into force. Now, what are the other similar convention? First we should understand about Rotterdam Convention. It is the convention which promotes the basically cooperative effort among various countries for international trade of hazardous chemicals. So what one word you need to remember about Rotterdam Convention, that is hazardous chemicals, trade of hazardous chemicals, so that to protect human health and environment, contribute into environment soundly use of this, information exchange, national decision making is to in the import export, everything. So only one thing you need to remember is hazardous chemicals. So what are the other conventions which are related to this? One is Basel Convention, another is Stockholm Convention. And the probability that Rotterdam Convention again will be asked is little less in the IES preliminary paper 1 for energy and environment, but the probability that similar convention will be asked is more. So whenever we will solve a question, whenever we will give you solution of some question, we will also give you the concept which is related to the question, so that if that is asked, you are better prepared. Now Basel Convention is dealing with what? Transboundary movement of hazardous waste. This is hazardous chemical, this was hazardous chemical, but this is hazardous waste and the disposal, transboundary movement, I mean from one boundary to another. So what is the most important thing related to Basel Convention? Transboundary movement of hazardous waste and their disposal. So if in the exam Basel Convention comes, this is what you need to remember, one word, one line. Now again, when was it adopted, date also, and when it came in force, these two things you need to remember. So nothing much about this, let's go forward. Stockholm Convention. Now what is Stockholm Convention? Again related to persistent organic pollutant, the organic pollutant which keeps on persisting. So it is related to persistent organic pollutant, and it was adopted in 2001 and it came into force in 2004. That's it. These 2-3 things you need to remember. And what is persistent organic pollutant? That is basically that remain intact in the environment, they persist. So these are the organic pollutant which actually remain in the environment for long duration and gets distributed geographically, right? So they are actually chemicals which persist. Okay, so first question is clear. Now let's go for the second question. Second question asked in energy and environment paper of IES preliminary in 2017, that is what the paper we are doing, is related to industrial waste that is used in construction industry. So he has given you a couple of names: fly ash, slag, sludge, red oxide. Now the best thing about the solution of previous years is, पिछले साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट पार्ट है that we get to know what to prepare, how much to prepare, in which direction our preparation should be. Now we should know what is the fly ash, slag, sludge, red oxide. They have got different application. So that gives us an idea, okay, we should read about this also. Industrial waste. Now slag is the industrial waste of typical casting industry. Sludge is the domestic waste, industrial waste that we solve, we do the basically water treatment, and in that we talk about the sludge. Red oxide is some kind of red pigment, hematite or red pigment material, and fly ash is something which we get as a byproduct of power plant. In the power plant when we burn the coal, तो fly ash मिलता है, ash which is flying, very light, it is flying, so fly ash, and that fly ash can be used with concrete or cement, and it can be used in the construction industry. So waste product of power plant can be used in construction industry, that is fly ash. So let's now study about fly ash. This is the waste generated from industrial power plant. So sir, what one word I should remember about this? One word you should remember about is, it is the industrial waste
which actually is used in industrial waste, which is used in thermal, which is basically generated in thermal power plant. It is the industrial waste of thermal power plant. And where is this used? Sir, this is used in producing of the cement, and cement is used in construction industry. So fly ash nowadays क्या हो रहा है कि even 25% तक जो सीमेंट है उसमें 25% तक लोग फ्लाई ऐश को ऐड कर रहे हैं. दो फ्लाई ऐश इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट. मैंने आपको बताया व्हेन यू बर्न द कोल, जब आप कोयले को बर्न करते हैं तो फ्लाई ऐश निकलता है, और वो फ्लाई ऐश इवेंचुअली इज मिक्स विद द सीमेंट, और आप सीमेंट में उसको मिक्स करके आगे सप्लाई करते हो, आगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसको यूज करते हो. दिस इज द रिसाइकलिंग. आपको बाद में मैं 3 Rs कंसेप्ट बताऊंगा. सो रीयूज, रिसाइकल एटसेट्रा. सो रिसाइकल द रॉ वेस्ट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. सो रिसाइकल ऑफ द वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल किसका? पावर प्लांट का. कहां इसको रिसाइकल करके रीयूज कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसको रीयूज कर रहे हैं. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी नीड टू नो अबाउट द फ्लाई ऐश. बट next time question can be asked related to fly ash. What are its environmental benefits? Yes, environmental benefits are replacement of the cement. You can mix it with the cement, तो ये replacement of the cement होता है. And replacement of the cement means whenever cement is to be produced, then there is a greenhouse gas emission in the process. अगर आप fly ash उसमें use करोगे तो you eventually will provide the alternate of cement, और greenhouse gas emission कम होगा. So fly ash can basically reduce the environmental carbon footprint also. Waste utilization, yes, ये एक बाई प्रोडक्ट है कोल कंबस्शन पावर प्लांट का, एंड इसका वेस्ट का हम रीयूज कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें इसका बेनिफिट होता है, वेस्ट को रीयूज करते हैं. और इसका परफॉर्मेंस बेनिफिट क्या है? जो सीमेंट आप बनाते हो, फ्लाई ऐश रिएक्ट्स विद लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज इन द सीमेंट, और जब आप ऐसा करते हैं देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट गेट improved, the strength gets improved, durability gets improved, workability is enhanced because it acts as, you know, a lubricant in concrete mixes. So next time a question can be framed where he will give you 4 statements about fly ash and you have to find the correct or incorrect statements. That is the reason I am giving you this entire information. So fine spherical particle of fly ash will act as a lubricant in the concrete, so that will increase the flow and workability of the cement, that means mixing part of the cement. Reduce water demand, so yes, cement will be requiring more water, so fly ash used with the cement in construction industry helps you to reduce the carbon greenhouse gas emission, and carbon footprint gets improved, so environmentally it is better, and also the consumption of the water also gets reduced. So water is also scarce resource, so that also benefit we get. What is economic benefit? Obviously cement is costly, fly ash is the waste product, so हमें lower construction cost मिलता है. Energy efficiency बढ़ जाता है because better thermal insulation properties of the building. So when you mix fly ash with the cement and you use that cement in the construction, then the thermal properties, because it is providing more insulation, so the building which is providing better insulation, उसमें आपका गर्मियों में during the summers you will be requiring lesser use of air conditioning, and hence you know better properties, improved energy efficiency also. That was fly ash. Now friends, what is slag? Slag is nothing but from the ore you want to extract the metal. I give you example. From bauxite you want to take aluminium. From iron, you know, ore, hematite and all, you want to take iron, you steel you want to produce. So what you do is you put the ore in the blast furnace as a pig iron, let us say. You put the blast furnace and then you melt it, and the useful metal is segregated from the non-useful waste product, and that waste product is called slag. So slag is the typical waste material which is left when desired metal like aluminium is extracted from the ore or the mineral of that, let us say bauxite. So वो आपका slag उसको बोलते हैं. नॉन मेटेलिक होता है ये, बेसिकली लाइट होता है, नॉन मेटेलिक होता है. सो हैवी मेटल विल सेटल डाउन एट द बॉटम, एंड लाइट मेटल उसके ऊपर, वो लाइट नॉन मेटेलिक पार्ट स्लैग उसके ऊपर फ्लो करेगा, इट कैन बी सेपरेटेड. सो
स्टील मेकिंग प्रोसेस में टिपिकली इट इज शोन दैट आयरन और लेट्स से हेमाटाइट एटसेट्रा कोल लाइमस्टोन मिक्स करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में यू मिक्स ऑल दिस एंड देन ब्लास्ट फर्नेस में यू मेल्ट इट एंड देन यू सेग्रीगेट इट। सो क्या होता है, मेटल नीचे आ जाता है और जो स्लैग ऊपर फ्लोट कर रहा होता है यू कैन सेग्रीगेट इट, सो द स्लैग पार्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस। सो पिग आयरन, Cupola furnace, blast furnace, all these terminologies, little bit idea you should have so that you get an idea how it is to be done. So fly ash was the byproduct, waste product of power plant, whereas slag is the byproduct of waste product of the manufacturing industries where casting is done. So this is the molten metal, heavy molten metal settle down at the bottom, and cast slag part which is light will be floating on the top, and then you can segregate it, you can remove it. That is how it goes. Now what is sludge, friends? Sludge is semi solid, fluidic actually, slurry which is generated as a byproduct, right, from various processes, and this is used in wastewater treatment plants. You know what is a waste water treatment plant? As the name shows, जो गंदा पानी है उसको साफ करना, there is a treatment plant, and how that is done? There is a process actually where you segregate the clean water from the impurities, and that wastewater treatment plant will produce the sewage sludge consisting of organic, inorganic solid which are removed from the wastewater. Okay, so this is the diagram you can see where sludge as a byproduct of filtering and purifying process is segregated. तो सेमी फ्लूइडिक होता है, तो साफ वाटर में से this sludge is segregated. Then what is red oxide, friend? It is iron oxide only, जो रेडिश कलर का होता है। आपको टिपिकली ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, इस तरीके से बनता है। एंड रेड ऑक्साइड जो है वो हेमाटाइट होता है। मोस्ट कॉमन रेड ऑक्साइड इज हेमाटाइट Fe2O3, एंड दिस इज अ नेचुरली अकरिंग मिनरल, and because of its red color pigment the name is red oxide. और ये पेंट, कोटिंग, प्लास्टिक, सिरामिक्स में यूज होता है। सो आपने देखा होगा कई जगह पे वो रेड ऑक्साइड लिखा भी होता है पेंट के ऊपर, दिस इज द रेड ऑक्साइड। सो वी हैव अंडरस्टूड थ्रू दिस क्वेश्चन वेरियस थिंग्स लाइक व्हाट आर वेरियस टर्मिनोलॉजीज, वो हमें पता होना चाहिए। इंजीनियरिंग स्टडीज पेपर 1 में सिलेबस इज ह्यूज, सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि मेरे को कम से कम टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न करना है और उसको मिनिमम टाइम में हाउ आई कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन सो दैट आई क्वालिफाई फॉर दिस पेपर। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स। यू आर डूइंग द IES preliminary paper 1 2017 energy and environment paper. 13 questions were asked from this. Consider the following statements about ozone. Ozone continuously produce होती है and continuously destroy होती है. It helps to sustain life on earth. It is formed in atmosphere through photochemical reaction. All three statements are correct. Let me tell you friends, ozone is nothing but O3, oxygen का 3 atoms. It is available on the surface of earth also and on stratosphere also. On the surface of earth up to 10 km there is a zone called troposphere. Above troposphere 10 km to 50 km is a stratosphere. Now ozone is available in stratosphere, that is a good ozone. Ozone available on the surface of earth which is in troposphere is a bad ozone. Bad ozone will trap the infrared radiation of solar radiations and global warming produce करती है. So ozone is also greenhouse gas, global warming produce करती है. But when the ozone is in stratosphere, then it protects earth and human being from ultraviolet radiation of sun. होता क्या है, photochemical reaction, the solar energy of sun in the form of ultraviolet radiation will come and ozone will be segregated into O3 and O2 component and eventually O3 will be formed. So that photochemical reaction eventually will consume ultraviolet radiation and give you ozone. तो पहला जो टर्म है वो सही है कि ओजोन जो है वो प्रोड्यूस भी होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से और कंज्यूम भी होती है. यू आर कंज्यूमिंग ओजोन ऑल्सो एंड प्रोड्यूसिंग इट ऑल्सो साइमल्टेनियसली. नंबर 2, ये सस्टेन करती है लाइफ बिकॉज इफ ओजोन इज नॉट देयर इन द स्ट्रेटोस्फियर ultraviolet radiations will come on surface of earth and kill the living being. Skin cancer हो जाएगा, plants destroy हो जाएगा. So it protects from ultraviolet radiation. Photochemical reaction, yes that is true, ये photochemical reaction से बनती है. So ओजोन के ऊपर जो ट्रोपोस्फियर है, जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर
Formation of ozone is a photochemical oxidation of volatile organic compound and carbon monoxide in the presence of nitrous oxide. ये है जो प्रोसेस जिससे ये बनता है, ओजोन किस तरीके से बनता है, और ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर बनेगा, बिकॉज ट्रोपोस्फियर के ऊपर ही NOx वगैरह SOx वगैरह होता है, तो ये ट्रोपोस्फियर पे बनता है. ओजोन इज द मॉलिक्यूल विच इज 3 ऑक्सीजन एटम्स, जिसको O3 बोलते हैं, and it is formed through chemical reaction, photochemical reaction, when you go for it. So this is the process of that. And ozone layer also absorbs sun's ultraviolet radiation and protects the life on surface of earth. So this is the process, friends, through which ozone is formed. Oxygen molecule, ultraviolet radiation will break oxygen into O and O. O2 will be broken into O atom, and then O2 will join it and become O3. This is photochemical reaction process. And where is the ozone formed? So aeroplane will fly in the troposphere and ozone will be present in the stratosphere. So in the stratosphere it will take the ultraviolet radiation of the sun and it will disintegrate. It is formed, it is created, it is created and it is destroyed. Simultaneously both the things will go. तो ये तीनों statements आपकी correct हैं और ये ozone से related आपकी 3 statements. So that means ozone and Montreal Protocol is related to ozone depleting substance. So again, as we understood, like protocols and conventions can be important. Rotterdam की बात कर रहा है. Tomorrow he may ask about Montreal Protocol. Montreal Protocol is related to ozone depleting substance. कौन सा ऐसा substance है जो ओजोन को खा जाता है? That is chlorine and bromine. And chlorine, bromine are present in hydrochlorofluorocarbons, like जो आपके रेफ्रिजरेंट की तरह से यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ऑल. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, उन सब में क्लोरीन होता है, तो आपका वो ओजोन को खा जाता है, एंड हेंस दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज रिलेटेड टू दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 is related to solar energy. Read the statement, friends. State government, central government have announced buyback as well as subsidies for installation. Land acquisition of several hectares is a problem. R&D effort is needed to bring down cost of PV cells. All the 3 statements are correct. Why? Because lot of research is going on in PV cell, and research requires research is done to reduce the cost of PV cell. Why? Because solar energy as of now is costly only because of this photovoltaic cell, which will create actually solar energy into some kind of electricity. So that is the thing which is required. Several hectare area is required because harnessing solar energy requires space. इसलिए आपने देखा होगा that on the rooftop solar cell PV cells are kept, so that harnessing becomes problem. Yes, governments are giving lot of subsidies. Why? Because people cannot as of now purchase. ये वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, ई व्हीकल के ऊपर government is giving subsidies. तो government is giving subsidies to the people even to purchase electric vehicle, and it is similar to that. Now solar energy is a green energy source, as we all know. So home, business places, everywhere solar energy is being used, and grid dependence, that means the conventional electricity requirement can be reduced. Government is providing no doubt subsidy for use of this, and buyback means if you purchase something, it does not work, the government is going to take it back, or government is giving you concession for that. So that kind of schemes are available on solar energy. Solar subsidy इंडिया में दिया जाता है, और गवर्नमेंट के कुछ प्लानिंग है, जैसे सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रूफटॉप सोलर सिस्टम क्रिएट करने के लिए. वेरियस डिस्कॉम्स जो हैं ये जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, दीज प्रोवाइड द सब्सिडीज टू द पीपल. ओके, सो ये सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस
is something which is important. You should read this. Now, the subsidy amount which is provided, that further depends upon the capacity and location. Typically up to 3 kilowatt this is a subsidy. 14-15 हज़ार रुपया पर किलोवाट दिया जाता है. So this is the amount which is provided. I don't think ये amount important है, this is not important, but yes, you should know that okay, this is the subsidy which is provided. Now next question is related to nuclear pollution. So you know this, from here we understand कौन कौन से topics important है. Acid rain, nuclear pollution, ozone depletion, these are important topics. Nuclear explosion leads to radioactive radiation. Earthquake do not cause tsunami. अब देखो पेपर 1 इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है. Sometime elimination also help you to solve the question. Earthquake do not cause tsunami. जब earthquake sea के अंदर आता है, it gives you tsunami. That means this statement is not correct. So that means 2 cannot be answer. अब हमारे पास ये दो choices बच गई. Acid rain is not a major environmental, not a major. Actually acid rain is a major. तो आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको ये लग जाएगा that the statements are looking like wrong. जहां पे भी आंसर चॉइस में नॉट दिया हो एक बार जरूर देखना. एक्सट्रीम वर्ड दिया हो, कोई ऐसा वर्ड दिया हुआ नॉट एट ऑल, कैन नॉट बी, ऐसा कुछ वर्ड दिया हो जो एक्सट्रीम वर्ड है और नेगेटिव वर्ड है, दैट चॉइस में बी रॉन्ग. तो आपने उसको ध्यान से पढ़ना है. ये आपको क्लू होता है पेपर को सॉल्व करने के लिए. यूपीएससी पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको क्लूज को बहुत फोकस करना पड़ता है. उन क्लूज से यू गेट लाइक एसिड रेन. You know, acid rain is not a major environment issue. Earthquake do not cause tsunami. ये आपकी दोनों choices are wrong, right? And from there you got it cannot be the answer. So these are the answers. So what is acid rain? Acid rain is basically very harmful to forest. Acid rain will get into the ground and will dissolve the nutrients. So that will be unhealthy. And also acid rain is जो ताजमहल का जो कलर है, the yellowish color of ताजमहल and white marble is getting destroyed, that is because of acid rain. What is acid rain? H2SO4 and HNO3. You know there is SOX and NOx. SOX and NOx बोलते हैं इसको. When SOX and NOx released by vehicles or by power plant or by industries, air pollutant, when these will mix with water, H2O, they will produce these acids. That is called acid rain. It is harmful to the living organisms and even infrastructure. It is harmful even to the buildings. Like I give you example of Taj Mahal. So this is actually the harmful thing. Now acid rain is separately covered in detail. I will be covering this acid rain part with you in detail. Meteorology is the study of atmosphere and atmosphere phenomena, and what is the effect of weather of this on weather and climate. Air pollution impact meteorology, and meteorology impact the air pollution. That is something which you should understand. Now wind speed, temperature, humidity, these all are factors of meteorology. You study that in meteorology. So meteorology is the study of atmosphere temperature, atmosphere pressure, atmosphere humidity and all. That is meteorology. Air pollution, So air pollution impact the meteorology and meteorology will impact the air pollution. If somewhere wind speed gets changed, so wind speed will change the air pollution also. Suppose somewhere there is a air pollution and the wind starts blowing, it will change the air pollutant or air pollution existing in that particular area. Similarly, if there is a air pollution, it may affect the wind velocity, it may affect the temperature. We know that if there is a air pollution, then the temperature of that area may be more because of global warming, because greenhouse gases or carbon dioxide, more carbon dioxide is a air pollution only. So more carbon dioxide is an example of air pollution, and because more carbon dioxide, it will trap infrared radiation and the temperature will change. So air pollution will change the meteorology. Now meteorology can also change the air pollution. So both the things are connected, and that is what the statement was. The rest you can read these statements which are given. What are the meteorological factors?
wind direction, speed, atmospheric temperature, atmospheric pressure. What are the secondary meteorological factors? Precipitation, humidity, solar radiation. These are meteorological factors which will change the air pollution, which will impact the air pollution. As I told you that because of the air velocity or wind velocity, the air pollutant can move from that chimney की एक height होती है. There is a height of the chimney. Why? Because you want that carbon dioxide or carbon monoxide is released at particular height, not at lower height. Because because of the density change of the air, that particular particle may settle down at the bottom and may create trouble for the human being and all. तो ये उसका typical example है. That study of meteorological factor help you in deciding how much should be the height of chimney. So accordingly you keep the height of the chimney. Meteorological factor means the density change of the air and impact of that on particular place. So weather will influence the air pollution will also influence the weather. Weather को replace कर दो meteorology से, because study of the weather is meteorology. Okay, next question is related to low rate of plastic recycling. As I told you, there are 3 R's: recycle, reuse, understand? So accordingly आपको जो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग है उसमें क्या ट्रबल आता है? What is the issue you are facing in plastic recycling? Scrap plastic has little value because virgin material is rather cheap. Suppose you have there is a waste plastic, and some people who are collecting this plastic and trying to recycle it and trying to sell it again into the market. Suppose the new cycle which you are manufacturing is cheaper than entire recycling. Recycling is very costly. Why anybody will recycle it? There is a question, there is a point. Low density of the plastic leads to high shipping and handling cost. No, that is actually not a problem. Why? Because actually that is this low density actually is a problem, because density अगर कम होगी तो more space is required. If plastic density is less means it is going to occupy more space, and if it is going to occupy more space, the transportation takes lot of cost, and shipping and handling will be main trouble. So yes, low density of plastic is one problem, and scrap plastic has little value, that is another issue. Recycling is something which is good. As I told you, you can solve this question through elimination. Recycling leads to severe public health hazard. How can recycling lead to hazard? Recycling is a good thing, it is not a bad thing, because recycling you will do through engineering concepts, and how recycling, none of the recycling process is hazardous. In fact, recycling is something which is good. So this statement is wrong. If 3 is wrong, I think the only choice left for you is B. But through this question, I want you to understand the 6 factors which eventually lead to trouble with the recycling or circular economy of plastic. You know what is circular economy? Circular economy means recycling economy. That means you convert the waste into actual product again. If there is a waste product, recycle it and again sell it. That is called circular economy. Circular economy. So why circular economy of plastic is not there in the developing region? What are the reasons for that? Reasons are this: lack of household collection and segregation. In India, developing countries, the collection is not properly done. आपने देखा होगा कई जगह पे प्लास्टिक अलग से एंड ऑर्गेनिक वेस्ट अलग से आपका वो डस्टबिन होते हैं, लेकिन पीपल इन इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट मच अवेयर अबाउट दिस थिंग, सो कलेक्शन नहीं हो पाता. कंपटीशन विद वर्जिन प्लास्टिक मीन्स द न्यू मटेरियल, न्यू प्लास्टिक अवेलेबल इन द मार्केट इज चीपर देन रिसाइकल्ड प्लास्टिक. सपोज मैं प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहा हूं, तो मेरे को जितना खर्चा बैठेगा प्लास्टिक को नए बनाने में जितना बैठेगा उससे ज्यादा है. सो व्हाई आई विल इवन रिसाइकल. वॉलेटिलिटी इन द कमोडिटी वैल्यू, high fluctuating cost of plastic waste, scrap plastic, right? So the people who are involved in plastic recycling,
they undergo this high fluctuation in the waste value of the plastic. Access to capital. Actually, World Bank and all, they are spending billions of dollars of money into recycling of the plastic, but recycling of the plastic largely is informal industry. It is not a formal industry. छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं उन तक ही पैसा कभी नहीं पहुंचता. So actually the capital which is supposed to be invested for recycling does not reach the people who are involved into recycling. 90% of the business who are involved in plastic recycling industry are small and medium size. So majority of these people do not get access to that capital. Lack of processing technology, advanced processing technology. Recycling technology अगर improve हो जाएगी तो recycling cost will be reduced, because recycling cost is more. So if recycling the technology gets improved, recycling cost will also reduce. Lack of information, lack of awareness, which is related to education. So lack of awareness or information is related to education part. Right? Okay, so let's go for seventh question, friends. Other than species diversity and ecosystem diversity, which of the following is included in biodiversity? Biodiversity एक generic term है. Lingual diversity, climatic diversity, cultural diversity इसकी बात नहीं हो रही. Human beings से related नहीं है, language की अलग अलग diversity. So in biodiversity we are not talking about human being difference, different language, different culture, different, उसकी बात नहीं हो रही है. बात हो रही है जीन्स की, बात हो रही है स्पीशीज की, बात हो रही है इकोसिस्टम की. सो वी हैव डाइवर्सिटी विच इज रिलेटेड टू थ्री मेन कैटेगरीज: स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. ये है तीन कैटेगरीज बायोडाइवर्सिटी की, एंड यू शुड नो दीज थ्री कैटेगरीज. तो स्पीशीज डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक लेवल. स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आता है इसमें, ह्यूमन भी आता है. जेनेटिक डाइवर्सिटी, सो एवरी स्पीशीज डिफर फ्रॉम अदर इन जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्लांट, variation in plant, animal, connected through food chain, food web, that is called ecological diversity. Desert is different from mangroves, is different from rainforest. When I say Himalayas, what comes to mind? When I say let's say coastal area, what comes to mind? When I say desert, what comes to mind? They are eco-diverse areas, ecological diversity. So there are three diversities, friends. Now next question is related to smog. Smog दो टर्म से मिलके बना है, एक fog और एक smoke. Smoke and fog. Smoke कहाँ से निकलता है? घरों से, when you burn coal, and from industries. Industries and household, when you will burn the coal, smoke will come out. And when the smoke will meet with the fog. And what is fog phenomena? In the winter, the vapors, air vapors, water vapors in the air, they will get condensed. That will become the fog. When this fog will meet with the smoke, it will become smog. Now smog was first of all detected in London. Why? Because London was an industrial hub of 19th century. लंदन वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल हब था जिसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज एंड कोयले का यूज करते थे लोग, तो स्मोक निकलती थी. लंदन इज ऑल्सो सिचुएटेड इन अ प्लेस वेयर देयर इज अ चिल्ड वेदर and fog is there, so fog plus smoke became smog. That is how it all went. So 1950s mein it was experienced in London, that is true, and the main was a sulfur component, because when you burn the coal, then SOx NOx is released, and XOX, that is sulfur, was the main component. And even now it is seen sometime when it is the cold wet winter. Wet because it has to be, fog has to be there, and which is present only in the cold wet region. Fog, you may be seeing that when there is a river in the winters, you are crossing through some river in the winter, then there is a lot of fog. Why? Because there is water, and then there is a winter, water vapor is there, and weather is chilled. So this is how it is there.
So this term was first coined during 1905, this thing. I think this should be 1950s, not 1905. So correct it. This is 1950. Smog, and it was related to London smog of 1952. So very famous. Then it created Clean Air Act of 1956 in London, and it was because of lot of sulfur dioxide concentration, and concentration of sulfur dioxide is called black smoke, that was mainly responsible for that. So some information more about this, but then London tried to, UK tried to reduce this emission, and SOx, MOx, now NOx and SOx are being reduced now. Okay, now what is GPP and what is the meaning of that? Green Public Procurement क्या चीज होता है? Public Procurement for a better environment. Okay, now what is the meaning of this? Public procurement means when government purchases something. Procure means purchase karna. Public means government. Whenever government is purchasing something from you, if it is environmental friendly, government will purchase it. That will motivate people to come out with the environmental friendly production or practices. So if you are making a product which is having reduced environmental impact during its entire product life cycle. Product has a life cycle. एंड ड्यूरिंग इट्स एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम है तो वो आपका बेसिकली एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए अच्छी चीज है. सो इट इज अ वॉलंटरी इंस्ट्रूमेंट एंड द गवर्नमेंट्स यूज इट वॉलंटरली so that it motivates the people to go for environmental friendly productions. And there are other terms related: socially responsible public procurement or strategic public procurement. And the basic concept is like, let's have clear, verifiable, justifiable, ambitious environmental criteria, and let's basically follow these criteria. Statement 1, statement 2, all you have to see is whether both the statements are correct or not. Environmental considerations are not necessarily the same as ecological consideration. So दो terms हैं friends यहाँ पे, environmental consideration and ecological consideration are both same. Statement 1 is saying they are not necessarily the same, though they are related. And the next statement saying environment consideration address more towards maintaining, whereas this is more towards sustaining. Now what is maintaining, what is sustaining? Environmental considerations, that means you need to maintain the environment clean, clear. Ecology is you have to sustain something. Ecology means sustainability should be there. Ecology, the purpose of the ecology is that balance could be maintained. Ecology, we have seen the different kind of stakeholder in the ecology, plant, human being, everything. So there has to be a balance. And whenever you are talking about the balance, you talk about the sustaining, like sustainable environment, sustainable development, not to compromise the environment, and develop the practices so that environment does not get compromised. Now that is called sustainability, and ecology can ensure that. Now environmental consideration means you should maintain particular temperature, pressure, humidity, and a particular level of carbon dioxide. Maintain it at particular limit so that आपका प्रॉब्लम ना आए. तो एनवायरमेंट मेंटेन करना होता है, इकोलॉजी सस्टेन करना होता है. दोनों टर्म्स रिलेटेड हैं और ये दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट का आंसर है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. एनवायरमेंटल इश्यूज में क्या आता है? पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल शुड बी दिस, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग. सो ये सारे का सारा एनवायरनमेंट है. इकोलॉजी में क्या आता है? पॉपुलेशन शुड नॉट बी मोर. अगर इंडिया का पॉपुलेशन जो 150 करोड़ हो गया, दैट इज नॉट सस्टेनेबल. तो वी विल नॉट टॉक अबाउट एनवायरनमेंट. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नॉट एनवायरमेंटल इशू, इट इज इकोलॉजिकल इशू. इकोलॉजी
सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा, रिसोर्स खा जाएगा ह्यूमन बीइंग। 150 करोड़ लोगों के लिए रिसोर्स इज नॉट सफिशिएंट, रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन इंडिया इन इंडिया is not sufficient for 150 crore people. Ecologically it is not possible. So ecological imbalance will come. This is the meaning of it. So competition will come between the two. Go through this image properly, this table. So ecology studies about the life processes, distribution, adaptation, biodiversity. That is what the ecology studies. So ecology is actually the relationship between organism and its environment. So sustainability is the term for that. Now friends, first statement is increased cloud cover will lead to warmer winters due to cloud reflecting more intense solar heat. तो अगर increased cloud cover है तो warmer winter हो जाएगा, winters will be warmer due to cloud reflecting more intense solar heat. एक्चुअली क्लाउड अगर हीट को रिफ्लेक्ट कर दे तो हीट सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंचेगी ही नहीं. इफ द क्लाउड इज देयर, सोलर रेडिएशन कम्स एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग द रेडिएशन. इफ दैट इज द केस, then the radiation will not even reach the surface of earth. How can it be warmer surface? So one statement is not looking like correct. If there is a cloud, then it results in decrease in day and night temperature difference. Clouds eventually, the radiation which reaches the surface of earth, उस अर्थ के रेडिएशन को eventually will try to trap it. So no doubt the temperature difference in the day and night will get affected. Clouds will cool the earth by reflecting incoming sunlight. You understand this first. If there is a cloudy day, then you will feel, that the temperature will be reduced because solar radiation will not reach the surface of earth. Cloudy day will reduce the temperature on surface of earth. So tiny drops or ice particle in the cloud will scatter the sunlight. So cloud free earth will have more heat on the surface. But clouds can also warm the earth by absorbing infrared radiation emitted from the surface. So see these two statements. Cloud cool the earth, cloud warm the earth. Because the surface, now let me explain it. There is a earth, there is a cloud, let us say these are the clouds. Now solar radiation comes, it gets reflected. So less solar radiation will reach surface of earth. But when it tries to go out, then these very clouds will not let it go out. So first it will reflect solar radiation, less radiation will reach earth. Then whatever radiation is here, infrared, this is ultraviolet, this is infrared. Now this infrared will be absorbed, and that is the reason even water particles are greenhouse gases. So this particular process eventually leads to decrease in day and night temperature difference. That is called blanketing effect. Blanketing effect. Like a blanket. Now this will act as a blanket. If you have a blanket, then whatever air is inside your body and blanket, that will keep you warm. So answer for this was D. So friends, these were the 11 questions which were related to energy and environment. My part, other 2 questions Priyanka ma'am will do, and these were the 13 questions asked in energy and environment in 2017 paper of Engineering Services paper 1 preliminary. Keep revising these things with us. Study these topics, and I am very sure you will do good in your preliminary. Thank you. Hi everyone. Like you have seen all those 11 questions that has been discussed by Vijinder sir. So now we will proceed on to next question, that is question number 12. As you can see, question is asked, consider the following treatment methods for treatment of wastewater. So which of the above methods are correct? Consider the following tertiary treatment methods. तो पूछा है आपसे कि tertiary treatment methods जो हैं इसमें से कौन से हैं जो करेक्ट उसमें आते हैं. जैसे पहला आपका आयन एक्सचेंज मेथड, सेकंड इज रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड, थर्ड इज केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड, फोर्थ इज
एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. सो एज यू ऑल नो, आपको पता है कि ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होती है. तो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, देन टर्शरी होता है. प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं, जो भी आपकी फिजिकल पैरामीटर्स लाइक आपकी आप ग्रिड्स लगाएंगे, आप स्क्रीनिंग्स करेंगे, ठीक है, कुछ आपके फिजिकल ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं. देन आपका होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि आपकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है. एंड थर्ड इज द टर्शरी ट्रीटमेंट. टर्शरी ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं, अगर आपका जैसे डीफ्लोरिडेशन करेंगे या फ्लोरिडेशन करेंगे या डीसैलिनेशन करेंगे, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए मेथड्स कुछ आप करेंगे एम्प्लॉय, ठीक है. तो आपका जो आयन एक्सचेंज मेथड आपको पता ही क्या करता है. आयन एक्सचेंज मेथड को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं ना. इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक जियोलाइट बेड बनाया जाता है, राइट. जियोलाइट बेड बनाया जाता है जिसमें से कि ऊपर से हम हार्ड वाटर को पास करते हैं और यहाँ पे आप एक जियोलाइट बेड बनाते हैं, ठीक है. उस जियोलाइट बेड के साथ क्या होगा, हार्डनेस किसकी वजह से होती है, जो आपके कैल्शियम मैग्नीशियम कंपाउंड्स है, ठीक है, ऑफ कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स. तो आपकी कुछ टेम्पररी हार्डनेस भी होती है, परमानेंट हार्डनेस भी होती है. तो आपका क्या है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो किसके साथ, इस बेड पे सोडियम के साथ मिलके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम आपके जियोलाइट के बेड के साथ मिल जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका यहाँ से सॉफ्ट वाटर पास हो जाता है, ठीक है. इसकी वजह से हमने देखा है कि जो जियोलाइट बेड है हमारा एग्जॉस्ट भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ इसमें ब्राइन सोल्यूशन भी डालना पड़ता है ताकि हम फिर से क्या कर सके, रीजनरेट कर सके अपने इस जियोलाइट को, राइट. तो पहला मेथड जो आपका आयन एक्सचेंज मेथड, ये कौन सा होता है हमारा, क्या ये हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट मेथड है, राइट. दिस इज टर्शरी ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है. इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये मेथड हमको जीरो हार्डनेस प्रोवाइड करता है. देन आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, ये भी आपका टर्शरी ट्रीटमेंट मेथड है. रिवर्स ऑस्मोसिस आप क्या कर रहे हैं, डीसैलिनेशन कर रहे हैं, जो आपके एक्सेस सॉल्ट्स हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. देन आपका केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड भी क्या है, टर्शरी ट्रीटमेंट मेथड. वेयर इज दिस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये जो आपकी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, ये क्या होती है, हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसमें हम करते हैं, राइट. सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, 1, 2 एंड 3. आंसर इज डी, राइट. सो क्वेश्चन नंबर जो 12 था आपका, हमें टर्शरी ट्रीटमेंट मेथड्स बताने थे वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए. नेक्स्ट है आपका, ये आप पढ़ सकते हैं कि फिजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है. प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसे आपका है, जो इसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन आप करते हैं सॉलिड वेस्ट का विद इन द वाटर, डन आफ्टर फिल्टरिंग लार्जर कंटामिनेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीनिंग लगा देंगे, राइट. तो वेस्ट वाटर को हम पास कराते हैं थ्रू सेवरल टैंक्स और वहाँ से क्या होता है, कंटामिनेंट्स को हम रिमूव करते हैं, ठीक है. उसके बाद उस जो बाकी का आपका वेस्ट वाटर उसको हम क्या डाइजेस्टर्स के अंदर ले जाते हैं, ठीक है. तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन, देन आपकी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में आप क्या कर सकते हो, एरेशन करते हो, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स, बायोफिल्ट्रेशन, जैसे अभी हमने देखा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, कुछ ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ये सब एम्प्लॉय करते हैं टू डू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. एंड टर्शरी ट्रीटमेंट क्या हो गया आपका, रिमूविंग द जो भी नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, फ्लोराइड कंटेंट है आपका, ठीक है, कार्बन कंटेंट है, क्लोरीन, ये सब को रिमूव करते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट में. तो इसके लिए क्या क्या मेथड्स हो गए, जैसे आपका एडजॉर्प्शन हो गया यूजिंग एक्टिवेटेड कार्बन, एंड आपके पोस्ट प्रेसिपिटेशन आयन एक्सचेंज मेथड होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रीटमेंट एंड इवेपोरेशन. देन थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है. एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के रिगार्डिंग ये 3 स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बतानी है कौन सी करेक्ट है. तो पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडस्ट्री प्रेफर करती है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को क्योंकि वो उसको लेस स्पेस नीडेड होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में. दूसरा, इट डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्नोक्शियस ओडर, ठीक है, एंड रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट कंपेयर टू ट्रिकलिंग फिल्टर. तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होती है, आपको पता है इसमें हमारे कुछ डाइजेस्टर्स होते हैं, ठीक है. तो क्योंकि क्लोज कंटेनर के अंदर है, तो जो हमारे को जो ओडर प्रॉब्लम ट्रिकलिंग फिल्टर में मिलती थी, फ्लाई न्यूसेंस हमको ट्रिकलिंग फिल्टर में, ये सब हमारे प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे, ऑपरेशनल ट्रबल से ट्रिकलिंग फिल्टर में, वो हमारे क्या होते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर वो चीज़ नहीं देखने को मिलती. तो इसके अंदर जो डाइजेस्टर्स भी होते हैं उनका भी साइज छोटा होता है, लेस स्पेस रिक्वायर्ड होती है, ओडर प्रॉब्लम नहीं मिलती है, एंड लेस टाइम चाहिए होता है फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड बोला है इट रिक्वायर्स स्किल्ड सुपरविजन. ऑब्वियसली अब आपको पता है इसके अंदर काम करना तो आपको एक स्किल्ड लेबर, स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके अंदर सुपरनेटेंट लिक्विड अलग होता है, फिर डाइजेस्टर से जो आपका डाइजेस्टेड स्लज है वो ड्राइंग बेड्स पे लेके जाया जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लॉयड है. सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. अब थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है इज इनहेंस बिकॉज ऑफ
shock loading is eliminated. Biological treatment is enhanced because of shock loading is eliminated. अब what इसके लिए हमें पता होना चाहिए थर्ड स्टेटमेंट के लिए कि शॉक लोडिंग क्या होती है, राइट? What is shock loading? So shock loading बेसिकली क्या है कि पीछे से आपको क्या जैसे हमें पता है कि हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में भी क्या करते हैं, रीसर्कुलेशन करते हैं ना. जैसे मैं अगर आपको ये डायग्राम दिखाऊं, रॉ वाटर आता है, ठीक है, एरेशन टैंक है, ठीक है. एरेशन टैंक में आपको पता है इसके अंदर आप कई सारी प्रोसेस एम्प्लॉय कर सकते हो, जैसे कंप्लीट फ्लो मिक्स होती है, राइट, प्लग फ्लो मिक्स होता है. तो एरेशन टैंक में क्या हुआ, आपने यहाँ पे कुछ रिमूव किया, फिर आपने क्लैरिफायर में भेज दिया. अब कुछ तो स्लज जो है जो ट्रीट होके वो बाहर चला गया, कुछ स्लज को आप क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं यहाँ पे, है ना. कुछ स्लज को आप क्या करते हैं, रिसाइकिल, रीसर्कुलेटेड स्लज होता है. इससे क्या होता है, हमारा जो रिएक्शन है उसकी स्पीड अप हो जाती है, वो और जल्दी हो जाता है. बट इस तरीके से आप इसको भेजते हैं. अब आप देखो शॉक लोडिंग. शॉक लोडिंग हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज शॉक लोडिंग, कि पल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, जो आपने जैसे मान लो रीसर्कुलेटेड स्लज को भेजा, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाती है नॉर्मल लोडिंग कंडीशन से, तो यहाँ पे हमें शॉक लोडिंग देखने को मिलती है. अब क्वेश्चन में पूछा है कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. तो जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो इनहैंस होती है बिकॉज शॉक लोडिंग्स आर एलिमिनेटेड. क्या एलिमिनेट हो सकती है वहां पे, जो आपका ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, हम इसमें पूछा जा रहा है कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है. तो ट्रिकलिंग फिल्टर में ऑब्वियसली लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड, ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, उसके अंदर फ्लाई न्यूसेंस भी आती है प्रॉब्लम, ओडर की प्रॉब्लम भी आती है, बट वहाँ पे वो लेस सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड्स शॉक लोडिंग, ठीक है. जो हमारी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जैसे कि जो हमारी ट्रिकलिंग फिल्टर है, शॉक लोडिंग हमें किस में कम देखने को मिलता है, ट्रिकलिंग फिल्टर में कम होता है एज कंपेयर टू एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है. सो विच वन इज करेक्ट, 1 and 2 ओनली, राइट. ए ऑप्शन आपका करेक्ट है. तो ये आपको फाइल मिल जाएगी. दीज वर द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस. ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है, इस तरीके से इसका डायग्राम होता है कि रॉ वाटर आता है, एरेशन टैंक से पास कराया जाता है, देन आपका सेकेंडरी ग्री ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा, तो वहां से कुछ ट्रीट होकर ट्रीटेड स्लज चला जाएगा, कुछ को आप रिसर्कुलेट करते हैं ताकि आपकी रिएक्शन क्या हो जाए और स्पीड अप हो जाए, ठीक है. तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, राइट. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट.